हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50वां साल के बारे में। ये भारत की गौरव गाथा है। ये हमारे देश के हमारे वीर सैनिकों की गौरव गाथा है, जिसे मैं आपको भी सुनाता हूं। इसको सुनने के बाद आप भी गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में। साल था 1971 का। दुनिया के नक्शे में दो भागों में बटा था पाकिस्तान। एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। वो पूर्वी पाकिस्तान जहां आज बांग्लादेश बसा है। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर कत्लेआम शुरू कर दिया। तकरीबन 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन 4 लाख मां बहनों के साथ जबरन बलात्कार कर डाला। आखिर पाकिस्तानी ऐसा क्यों कर रहे थे, और वो भी अपने ही मुल्क के साथ? तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में आज से 50 वर्ष पीछे। पूर्वी पाकिस्तान में एक चेहरा था, शेख मुजीबुर रहमान, जो दिनों दिन एक बड़ा चेहरा के रूप में उभरते जा रहे थे और लग रहा था कि पाकिस्तान का गढ़ ही पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है, जो पाकिस्तानियों को कतई बर्दाश्त नहीं था। वहाँ के सेना अनन फानन में पूर्वी पाकिस्तान में भारत को चकमा देते हुए एंट्री कर गई और 30-40 दिन के अंदर ही उस देश का ये मंजर, वो तबाही लाकर खड़ा कर दिया जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। रोंगटे खड़ा कर देगा आपको इसकी कहानी को सुनकर। वहां 30 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया। 4 लाख महिलाओं को अपनों के सामने ही जबरन बलात्कार कर डाला। तो आइए इसका कारण समझते हैं कि इसका कारण क्या था। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गए थे और वह वहां के प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए थे। जो पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी ने उन्हें शपथ ग्रहण नहीं करने दे रहा था। आखिर हार कर 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि इस पूर्वी पाकिस्तान को हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे बांग्लादेश। उनके इस भाषण देने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी ने 25 मार्च 1971 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान के जेलों में बंद कर दिया। और साथ ही प्रारंभ हो गया पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म का इंतहा करना प्रारंभ कर दिया पाकिस्तानियों ने। मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक विद्रोही गुट शुरू हो गया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी के बनते ही वहां मुक्ति वाहिनी ने अपने ही देशों के सेना के ऊपर विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे वहां गृह युद्ध जैसा माहौल हो गया और वहां से भागकर तकरीबन 10 लाख शरणार्थी भारत आ गए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और वो जानती थी कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तब तक इस शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जा सकता है। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात की और कही कि आप युद्ध कीजिए पूर्वी पाकिस्तान पर और वहां शांति लाने का प्रयास कीजिए। तो मानेकशॉ ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बतलाया कि मैडम, अभी युद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह महीना जो है अभी बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है और पूर्वी क्षेत्र में स्थिति बरसात के चलते बहुत ही खराब रहता है। अगर हम युद्ध करते हैं तो पश्चिम की ओर से पाकिस्तान और उत्तर की ओर से चाइना, जहां दोनों सूखा क्षेत्र है, वो हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए इस युद्ध को हम लोग खींचकर नवंबर तक ले चलना होगा।
उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि इसी मौसम में सिकंदर ने भी भारत पर हाथी पर चढ़कर आक्रमण किया था, लेकिन उनका हाथी भी फंस कर रह गया था। इसलिए इस समय भारत का मौसम अनुकूल नहीं है। इसको खींचकर कम से कम नवंबर तक ले चलना होगा। और इस बीच ये काम तो हम लोग कर ही सकते हैं कि अपने सेना को उस क्षेत्र में ले जाकर ट्रेनिंग देंगे, पहला काम। दूसरा, हम मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग देंगे तथा उसी वक्त उसी साल रूस से भी हमारी एक संधि हुई थी, जो ये तीनों चीज मिलकर हम पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बैठा देंगे। हम लोग अपने सेना को पूर्वी क्षेत्र में ले जाकर ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी सेना को भी हम लोग अब ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया। और पाकिस्तान को तो अब हम लोग बारूद के ढेर पर ही बैठा दिया था। बस इंतजार था एक चिंगारी की। इत्तेफाक देखिए, ये चिंगारी भी खुद पाकिस्तान ने ही व्यवस्था कर दी और खुद उसने ही ये चिंगारी को उस बारूद के ढेर में आग लगा दी। भारत का प्लान था कि हम लोग पूर्वी पाकिस्तान पर तीव्र गति से हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे और पश्चिमी साइड सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे, वहां कम सेना रखेंगे। इस प्लान का पता पाकिस्तान को लग गया। हमारा मकसद पाकिस्तानियों से लड़ना नहीं था। हम तो अपने पड़ोसियों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान में बेटियों का बलात्कार अपने बाप के सामने कर रहा था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने कर रहा था। ऐसे घिनौने जुर्म के खिलाफ हम तो अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए खड़े हुए थे। ये था मेरा मकसद। हम लोग का प्लान पहले से था ही कि पूर्वी पाकिस्तान पर हम लोग तीव्र गति से हमला करेंगे और पश्चिमी तरफ से हम लोग सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे। भारत का यह प्लान पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत पश्चिमी साइड से कमज़ोर है। इतनी बड़ी देश की सेना जहाँ हो, भारत कैसे कमज़ोर हो सकता था। लेकिन यह गलती पाकिस्तानियों को ठीक से समझ में नहीं आया और वो गलती कर बैठे कि 3 दिसंबर 1971 के शाम 5 बजे उन्होंने श्रीनगर पर, चंडीगढ़ पर, पठानकोट पर, आगरा पर, पंजाब में अपने वायुसेना से तीव्र गति से हमला कर दिया। इस हमले को देखकर भारत तो दंग रह गया। लेकिन इस हमले में भारत के एक भी सैनिक नहीं मरे। इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता तो विश्व समुदाय को इसका जवाब देना होता। लेकिन अब खुद पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इसलिए भारत को किसी को जवाब नहीं देना था। अब भारत फैसला कर लिया कि अब हम इसे पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत के अधिकतर सेना पूर्वी पाकिस्तान की ओर लगा है और भारत के पश्चिमी साइड में भारत के स्टेट राजस्थान के एक जैसलमेर जिले के लोंगोवाला क्षेत्र में केवल 120 सैनिक ही वहां मौजूद हैं। इस खबर को पाकिस्तान को लगते ही पाकिस्तान ने सोचा कि इस लोंगोवाल पोस्ट पर 120 सैनिक को अगर हम हमला कर मार देते हैं तो हम भारत पर एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि रात में भारत में उड़ने वाला कोई भी वायुसेना का प्लेन नहीं था, जिसके कारण भारत रात में अटैक नहीं कर सकता था पाकिस्तान के ऊपर में। यह कारण बहुत बड़ा कारण था। सोच पाकिस्तान ने लोंगोवाला के पोस्ट पर अपने लाव लश्कर के साथ एवं बड़ी बड़ी टैंकों के साथ हजारों सैनिकों के साथ लोंगोवाला पोस्ट पर हमला बोल दिया। उस समय लोंगोवाला के पोस्ट पर ड्यूटी में तैनात थे भारतीय सेना के तरफ से कुलदीप सिंह चांदपुरी जी। कुलदीप सिंह चांदपुरी जी सिख थे। वैसे भी सिख की बहादुरी की चर्चा पूरा विश्व करता है। एक सिख 1.25 लाख पर भी भारी पड़ता है। लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को उनके ऊपर से
बतलाया गया कि आपसे पाकिस्तान के जो सैनिक लड़ने आ रहे हैं उसमें है ब्रिगेडियर तारिक मीर। उन्होंने बड़े बड़े अपने टैंकों के साथ 2800 सैनिकों के फौज के साथ आप पर हमला बोल दिया है। आपके पास मात्र 120 सैनिक जवान हैं। आप तो वैसे भी आप बहादुर हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेना से आप कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए आप पोस्ट से पीछे हो जाइए। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा कि सर, मैं भारतीय सेना में हूं और मैं सिख हूं, मैं मरना जानता हूं लेकिन पीछे हटना नहीं। लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के पास में मात्र एक जीप जो जिस पर तोप लगा हुआ था, सिंगल तोप लगा हुआ था, और 3 माइंस ही थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि जो पाकिस्तानी सैनिक जो आ रहे थे उस रेगिस्तान के रास्ते में कुछ दूरी पर वो तीनों माइंस को लगा दिया पहले, और उसके बाद सैनिकों के खाने वाले डब्बे में ईंट पत्थर भरकर उस रेगिस्तान में जगह जगह गाड़ दिया ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि यह माइंस है और किसी तरह से रात गुजर जाए, ताकि सवेरे होने पर भारतीय वायुसेना आकर उन सारे पाकिस्तानियों को इस रेगिस्तान में कब्रगाह बना देंगे। पाकिस्तान की टैंक आई और शुरू में ओरिजिनल माइंस लगे होने के कारण एक एक करके टैंक माइंस से उड़ना प्रारंभ कर दिया। पहला एक टैंक उड़ा, दूसरा, तीसरा, वो तीनों जो था ओरिजिनल माइंस लगा हुआ था। और इस माइंस के चलते जो टैंक उड़ना प्रारंभ हुआ, पाकिस्तानी डर गए। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने कहा, भारतीय सैनिकों ने पूरे रास्ते पर माइंस बिछा रखा है। पहले उन्होंने इंजीनियर्स को बुलवाया और एक एक करके माइंस को रास्ते से अलग करवाना शुरू कर दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जानते थे कि इन पाकिस्तानियों को किसी तरह से अगर रात भर रोक रखा तो सवेरे एयरफोर्स के इंडियन वायुसेना आकर इन सारे पाकिस्तानियों को कब्रगाह बना देंगे। पाकिस्तानियों ने 6 घंटा लगा दिया माइंस को निकालते निकालते, और रात के अब 3 बज गए थे। जब माइंस हटा रहे थे तब उन्होंने देखा कि ये तो खाने वाला टिफिन का डब्बा है और इसमें ईंट पत्थर रखा हुआ है। तब ब्रिगेडियर तारिक मीर ने आदेश दिया कि भारतीय सैनिकों पर हमला करो। कुलदीप सिंह चांदपुरी जी जानते थे, उन्होंने अपने सैनिकों को मिट्टी खोदकर, रेगिस्तान का रेत खोदकर बहुत दूर तक चारों बगल से उन्होंने सैनिकों को रेत के नीचे खड़ा कर दिया था और चारों बगल से उन पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि कहीं हमें तो गलत खबर तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि 120 सैनिक और इतने माने की हमला, ये कैसे हो सकता है। भारतीयों ने चारों बगल से पाकिस्तानियों पर बहुत तीव्र गति से चारों बगल से हमला कर रखा था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने जो तबाही मचाई थी, अगर इसे देखना है तो आप बॉर्डर फिल्म में जाकर देख सकते हैं उनकी तबाही की मंजर को। तक सुबह हो चुकी थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने जो पाकिस्तानियों का हश्र किया था वो देखने लायक था, और जो बची खुची जो उनका जो पाकिस्तानी का हश्र था वो सवेरे भारतीय वायुसेना के हंटर वायुसेना ने पूरी कर दी और पाकिस्तानी दुम दबाकर भाग गए। 3 दिसंबर को पाकिस्तानियों ने हमलों की शुरुआत की और 4 दिसंबर के सवेरे लोंगोवाला में ये पाकिस्तानियों का जो हश्र था वो देखने लायक था। जगह जगह पाकिस्तानी टैंक बिखरे पड़े थे, सैनिकों की लाश की ढेर लगे हुए थे। आज भी लोंगोवाल में पाकिस्तानी टैंकों का जो नमूना देखने को आज भी आपको मिलेगा, वहाँ रखा हुआ है। पाकिस्तानी अपने सैनिकों के लाश को भी नहीं उठाकर ले जा सके, उस लाश को भारतीय गिद्धों ने ही साफ कर रास्ता माने कि पूरी तरह से साफ किया।
लोंगोवाला में जो पाकिस्तानियों का हार हुआ उससे उनका मनोबल ही टूट गया। अब थल सेना के बाद अब भारतीय नौसैनिकों की बारी थी। उन्होंने कहा कि अब हमें भी पाकिस्तान से दो दो हाथ करने का मौका मिलना चाहिए और 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पहुंच गए और कराची बंदरगाह पहुंचकर कराची बंदरगाह पर इतना बम्बार्डिंग किया कि एक भी जहाज पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर बचा नहीं, जो आग से धू धू करके जलता नजर आया। पूरा कराची बंदरगाह धू धू कर कई दिनों तक जलता रहा। इसके फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का कमर ही टूट गया। वो कराची बंदरगाह से भागकर ग्वादर में जाकर छुप गए। अभी युद्ध का तो 2 ही दिन हुआ था, अभी तो कई दिनों तक युद्ध चलना बाकी था। इसी 2 दिन में पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। कराची बंदरगाह के तबाही के मंजर के बाद पाकिस्तानियों ने भारतीय जहाज INS विक्रांत को तबाह करने का साजिश रचा और उसको तबाह करने के लिए PNS गाजी को भेज दिया। भारतीय सैनिकों ने PNS गाजी को एक खराब जहाज के द्वारा ही मारकर तबाह कर दिया और उसको जल में डुबो दिया। दिसंबर को पाकिस्तानियों ने युद्ध का शुरुआत किया था। 4 दिसंबर को लोंगोवाला में पाकिस्तानियों को इतनी बुरी हार देखना पड़ा और 5 दिसंबर को पाकिस्तानियों ने कराची बंदरगाह को अपनी आंखों से नस्त नाबूद होते हुए देखा था। आइए अब चलते हैं पूर्वी पाकिस्तान की ओर। उधर मुक्ति बाहिनी पश्चिमी पाकिस्तानियों को गली गली दौड़ाकर मार रहे थे और मुक्ति बाहिनी को नीचे से मदद दे रही थी हमारे भारतीय थल सेना, और ऊपर से भारतीय वायुसेना भी टूट पड़ रहे थे। सबसे ज़्यादा दर्द तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा दर्द दे रहे थे भारतीय नेवी सैनिक। हमारे नेवी पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर रखा था। INS विक्रांत पूर्वी पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा रखी थी कि जिसका मंजर देखने लायक था। पाकिस्तान ने भारतीय INS विक्रांत को तबाह करने के लिए सोची और उन्होंने एक पनडुब्बी PNS गाजी को विक्रांत को तबाह करने के लिए भेज दिया। PNS गाजी के आने की खबर हमारे भारतीय नौसैनिकों को लग गई, लेकिन हमारे भारतीय नौसैनिक यह सोच में पड़ गए कि अगर PNS गाजी को कोई बर्बाद करेगा तो वह है INS राजपूत, जो कि विशाखापट्टनम में रिपेयर के लिए खड़ी है। अब इसको कैसे PNS गाजी से विक्रांत को बचाया जाए। तब हमारे नौसैनिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने यह सोचा कि पाकिस्तान का एजेंट तो भारत में होगा ही। यह खबर उन्होंने फैला दी कि हमारा INS विक्रांत विशाखापट्टनम में आकर खड़ी है, जिसके कारण सभी विशाखापट्टनम विक्रांत के सभी अफसर को यह फ़ोन करने के लिए सूचना दे दी गई कि अपने अपने घर फ़ोन करके खबर फैलाएं कि यह विशाखापट्टनम हमारी जहाज़ आ रही है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम आ रही है। और विशाखापट्टनम के सभी मछुआरों को यह आगाह कर दिया गया कि यहाँ बहुत बड़ी जहाज़ आने वाली है, भारत के बहुत बड़े जहाज़ आने वाली है, वो INS विक्रांत आने वाली है, इसलिए तट को खाली करके रखो। उस जहाज़ पर बहुत बड़े जहाज़ होने के कारण बहुत ज़्यादा सब्जी, उस पर दूध, अंडे 6 महीने के लिए उस पर लादने की व्यवस्था की गई और यह खबर आग की तरफ फैलाई गई। यह खबर जब पाकिस्तानी नौसैनिकों को लगा तो उन्हें तो लगा कि यह तो अरब सागर में नहीं खड़ा होकर यह विक्रांत तो विशाखापट्टनम में खड़ी है, इसलिए उनका PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर मुड़ गई। जब तक PNS गाजी विशाखापट्टनम आकर हमारे जहाज़ को क्षति पहुंचाती, तब तक हमारे INS राजपूत खराब की अवस्था में ही PNS गाजी पर हमला बोल दिया और PNS गाजी को ही डुबो दिया। PNS गाजी को डुबाने के बाद
पाकिस्तानी सैनिकों को इतना सदमा लगा कि वह कई दिनों तक इस सोच से उबर ही नहीं पाए कि अब भारत से हम कैसे जीत पाएंगे। अब भारत ने पाकिस्तान के पीएनएस गाजी पनडुब्बी को समुद्र में डुबा डाला था, वो भी उस जहाज से जो भारत का एक खराब जहाज था, जिसके मरम्मत के लिए उसे विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर खड़ा किया हुआ था। वह था आईएनएस राजपूत। पाकिस्तान को पीएनएस पनडुब्बी के डूबते ही समझ में आ गया कि अब भारत से हम लड़कर नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि यह अमेरिका का वो अजेय पनडुब्बी था जो विश्व के किसी भी देश को पावर नहीं था उस पनडुब्बी को डुबोने का। लेकिन भारत ने उसे समुद्र में अपने आईएनएस राजपूत से डुबो डाला था। पाकिस्तानियों को लगा कि अब क्या करें। तब उसने अमेरिका को फ़ोन लगाया और कहा कि अब आप ही मुझे बचा सकते हो। तब अमेरिका ने यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में एक मुद्दा उठाया कि भारत पाकिस्तानियों को पूर्वी पाकिस्तान में मार रहा है, कत्लेआम मचा रखा है, इसे बचाया जाए, भारत से बचाया जाए। तब रसिया ने अपनी दोस्ती निभाई और दोस्ती निभाते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका को यह जवाब दिया कि भारत ने कोई कत्लेआम नहीं मचा रखा है, कत्लेआम तो खुद पाकिस्तानियों ने अपने ही देश के नागरिकों पर कत्लेआम मचा रखा है, वहाँ लूट मचा रखा है, वहाँ बलात्कार महिलाओं के बलात्कार कर रहा है। इसलिए मैं इस अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगाता हूँ। वीटो लगते ही अमेरिका के यह प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में रद्द हो गया। अब एक जो भी बची खुची उम्मीद थी पाकिस्तानियों का, वो भी अब टूट गया। अब क्या करें? तब पाकिस्तानियों ने अमेरिका को कहा कि अब आप खुद मुझे बचाओ, नहीं तो भारत मुझे बर्बाद कर देगा। तब अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से अपना 7वां बेड़ा समुद्र के खाड़ी में भेज दिया, ताकि भारत के आईएनएस विक्रांत को तबाह किया जा सके, बर्बाद किया जा सके। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत और रूस को संधि को ख्याल में रखते हुए रूस से कहा कि अमेरिका ने हम पर हमला करने के लिए अपना 7वां बेड़ा समुद्र में भेज दिया है, भारत के समुद्र में भेज दिया है, अब आप हमारी मदद कीजिए। तब रूस ने कहा भारत को कि आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपकी मदद करता हूं। और उस मदद के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी परमाणु पनडुब्बी को रवाना किया अरब सागर में, एवं अपना सबसे बड़ा बेड़ा 40वां बेड़ा को भी अमेरिका के खिलाफ भारत को मदद करने के लिए अपना 40वां बेड़ा समुद्र में भेज दिया। अमेरिका से उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर आप भारत के विक्रांत पर हमला करते हो, रूस ये समझेगा कि वह हम पर हमला है और मैं इसका जवाब मैं दूंगा। और रूस ने अपने वायु सैनिकों को भी यह निर्देश दिया कि अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि पर ध्यान से नजर रखें। उस समय रूस का वायुसेना यमन में खड़ी थी। अब भारत के सुरक्षा में इतने सारे लोग खड़े थे। अमेरिका के 7वां बेड़ा और ब्रिटेन का ईगल भारत पर आक्रमण करने के लिए खड़ी थी। एक तरफ रूस का 40वां बेड़ा एवं उनकी परमाणु पनडुब्बियां, दूसरी तरफ अमेरिका का 7वां बेड़ा एवं ब्रिटेन का ईगल, दोनों आमने सामने खड़ी थी। रूस ने अपने सारी पनडुब्बियों को पानी से निकालकर ऊपर की ओर कर दी थी, ताकि इसका क्लियर सैटेलाइट विजन देखा जा सके। अमेरिका ने रूस के इतने खतरनाक जहाज को देखकर घबरा गए। ब्रिटेन ने यहाँ तक कहा कि वी आर टू लेट, यानी हम लोग यहाँ काफ़ी देर कर दिए हैं आने में, तब तक हमारे खिलाफ रूस ने खतरनाक घेराबंदी कर दी है। तब अमेरिका के 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज पर परमाणु बम लदे हैं। तब रूस के 40वां बेड़ा ने जवाब दिया कि हम भी जब चले थे
तो परमाणु बम लाद के ही चले थे और जल्दी जल्दी में इतने परमाणु बम लाद के चले थे कि हम तो गिनना ही भूल गए। आ जाओ सामने, आमने सामने देख लेंगे किसके पास कितना परमाणु बम है। में रूस ने भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाई। उधर शेख मुजीबुर रहमान के सेना मुक्ति वाहिनी ने भी पूर्वी पाकिस्तान के गली गली में पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। अब भारत पाकिस्तान के साथ आर पार की स्थिति में आ गई थी। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने एयरफोर्स को वायुसेना के द्वारा ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करवा दिया। उस एयर ड्रॉप में सैनिक कम और सैनिक के भेष में पुतला ज़्यादा थे। इस घटना के बाद मीडिया ने, खासकर बीबीसी वालों ने पूरे देश में यह खबर छाप कर फैला दी कि भारत ने अपने 5000 एयरफोर्स को ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करवा दिया है ताकि पूर्वी पाकिस्तान के गली गली में पाकिस्तानियों को ढूंढकर भारत के सैनिक उसे मारेंगे। एवं मुक्ति वाहिनी की सेना भी तो पहले से ही ये पीछे पाकिस्तानियों के पीछे पड़ी हुई थी। पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया। उनकी सेना गली गली में जाकर छुप गई। भारत की एयरफोर्स ने देखा कि एक छोटी सी घटना के बाद पाकिस्तानियों का इतना मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा। अगर अब इसे हम सच में कुछ करते हैं और अब कुछ करके ही दिखाते हैं इन पाकिस्तानियों को। भारत की एयरफोर्स ने सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AK मलिक के घर पर हमला कर दिया और इतने बम बरसाए कि उनका पूरा एरिया, पूरा मकान ध्वस्त हो गया। दुर्भाग्य थी इस बात का कि उस समय में गवर्नर AH मलिक घर में नहीं थे। वो तो इतना घबरा गए इस घटना के बाद कि AH मलिक ने सबसे पहले अपना इस्तीफा पाकिस्तानियों को दे दिया। अब गवर्नर AH मलिक के इस्तीफे के बाद हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी से बात की और उन्होंने कहा कि अब हम आपको आधे घंटे का समय देते हैं यह सोचने के लिए कि आप सरेंडर करते हो या नहीं। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो आप AH मलिक के गवर्नर के अपने हाल को देखा है, आपका भी हाल मैं यही कर दूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो मैं अपना हमला आपके ऊपर 10 गुना तेज कर दूंगा। अगर आप सरेंडर करते हैं तो मैं यह गारंटी देता हूं कि आपके एवं आपके साथ साथ आपके सारे सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा, मारा नहीं जाएगा। यह गारंटी मैं देता हूं आपको। भारत चाहता था कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, क्योंकि अब यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था एवं अमेरिका की नाक भी झुक गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो PNS गाजी को डुबो दिया था भारत ने, वो भी अपने खराब पड़े जहाज़ों से, INS राजपूत से, जिसकी चर्चा विश्व में अजय परमाणु पनडुब्बी के रूप में होता था, जिससे विश्व के किसी देश में यह दम नहीं था कि इस पनडुब्बी को डुबो सके। लेकिन भारत ने अपने उस बीमार एवं खराब पड़े INS राजपूत से इसे डुबो दिया था। इसके लिए अमेरिका की विश्व बिरादरी में बहुत किरकिरी हो रही थी।
साथ ही अमेरिका के 7वां बेड़ा को भी भारत की सीमा में नहीं घुसने दिया। इससे अमेरिका काफी परेशान हो चुका था। उधर नियाजी को भी आधे घंटे का समय दे दिया गया था। याद रखिए 16 दिसंबर 1971 युद्ध के इस 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हम पर युद्ध शुरू किया था और 16 दिसंबर 1971 को हम लोगों ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से सरेंडर करवा लिया था। यह युद्ध का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि यह विश्व की पहली घटना थी कि जिस देश के पास में 93,000 सैनिक होने के बावजूद भी वहाँ उस देश के सैनिक सरेंडर किया हूँ। भारत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें सरेंडर के सिवा अब कोई चारा ही नहीं बचा था। इस सरेंडर के बाद मुक्ति वाहिनी के चेहरे पर अब खुशी की लहर देखी जा सकती थी, क्योंकि अब उनका देश एक स्वतंत्र देश, एक बांग्लादेश के रूप में बन चुका था। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का देश का नाम दिल्ली में घोषणा की कि अब ढाका एक स्वतंत्र राजधानी है, एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की। खुशी थी उन बांग्लादेशियों के चेहरे पर जिनकी माँ बहनों की इज्जत पाकिस्तानियों द्वारा लूट लिया गया था। अब उस पाकिस्तानियों से वह अब स्वतंत्र हो चुके थे। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से रिहा कराकर भारत ने अपना वादा निभाया था। भारत ने वादा किया था कि एक दिन पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराएंगे और उसे एक नया देश बनवाएंगे, साथ ही उन बांग्लादेशियों के अधिकार का रक्षा करेंगे। भारत ने उन सभी वादा को पूरा करते हुए एक अच्छे पड़ोसी होने का एहसास कराया था। दोस्तों, अगर भारत चाहती पाकिस्तान को उस दिन, तो पश्चिमी पाकिस्तान को भी अपने अंदर हथिया लेती, क्योंकि उनके सारे सैनिक 93,000 सैनिकों के सर पर अगर गोली रखकर पाकिस्तान से कहा जाता कि अब तुम भी अब पश्चिमी पाकिस्तान सरेंडर करो, तो वो भी कर देता। उस स्थिति में लाकर हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एक अच्छे राष्ट्र होने का अपना सबूत दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबे होने के बाद साथ साथ एक रोचक और बहुत अच्छी बनी है, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे एवं जो हमारे चैनल पर नए होंगे उसे सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही या कमेंट्स करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसी बनी।